So, welcome to Basic Nutrition Certificate Course BNC Course डे 3 में आप सभी का स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। वो जरा क्या क्या सीख लिया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज कोर्स ऑल अबाउट, इसको हमने जान चुका है। न्यूट्रिशन के बारे में डे 1 में हमने पढ़ चुका है और कल हमने सीखा था व्हाई डू वी ईट फूड, है ना। भोजन को क्यों खाना चाहिए, खाना क्यों खाना चाहिए, क्या क्या रीजंस था उसके अंदर में। 5 रीजंस मैंने बताया था। डिटॉक्सिफिकेशन एक हो गया, एक रिकवरी हो गया, एक ग्रोथ हो गया और एक एनर्जी हो गया और एक न्यूट्रिएंट के लिए हमें भोजन करना चाहिए। 5 रीजन था। उसके अलावा फूड की कैटेगरीज, 4 कैटेगरी बताया था मैंने। सीरियल्स एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स या सीरियल्स एंड ग्रेन्स एक कैटेगरी होता है। दूसरा होता है सीड्स एंड नट्स। तीसरा होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और चौथा है एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल फूड, जो जानवरों से आने वाला भोजन। उसी तरह से फूड के टाइप में हमने दो तरह के भोजन होते हैं पीएच के हिसाब से देखा जाए तो, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। हमें दोनों को बैलेंस करके खाना है। अगर हम बीमार हैं तो हमें अल्कलाइन ज्यादा खाना है, क्योंकि बॉडी ऐसे भी एसिड बनाती रहती है और एसिड के कारण ही लोग बीमार होते हैं, एसिडिटी के कारण बीमार होते हैं। हर एक बीमारियां एसिडिटी से ही शुरू होती है। सो इसलिए एसिड शरीर में ज्यादा बनता है तो हमें अल्कलाइन नेचर का खाना ज्यादा खाना चाहिए। तो हमें उसका बैलेंसिंग कैसे करना है, 50%, 50%, 30%, 70% या फिर 100% तक हम कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये हमने फूड के कैटेगरी, फूड टाइप में हमने सीख लिया था। और न्यूट्रिएंट किस तरह से हमारे शरीर में आता है, कौन से भोजन से किस तरह से आता है। जैसे रॉ अगर खाते हैं तो हमें 100% न्यूट्रिएंट मिलता है। उसके बाद बॉयल खाते हैं तो 40-50%, स्टीम खाते हैं तो 60-70%, ज्यादा फ्राइड खाते हैं तो 0% भी आ सकता है न्यूट्रिएंट, क्योंकि जैसे जैसे हीट पड़ता है ना, विटामिन उड़ता है। विटामिन हीट में रहता नहीं है, उड़ जाता है, मिनरल्स आ जाता है। तो जितना ज्यादा कुक फूड खाएंगे उतना विटामिन कम मिलेगा शरीर को। हमने सब्जियों में तो रहता है, लेकिन उसको पकाने के बाद कुछ विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा कुक फूड हमें खाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सलाद और फ्रूट्स भी खा लेना चाहिए। तो ये था हमारा कल का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर में जो कोर्स है न्यूट्रिशन के अंदर में, सो ये न्यूट्रिएंट है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वर्ग है। तो इसके अंदर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है। ये आज और कल 2 दिन चलेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट में हम 2 दिन में पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। 3rd डे, 4th डे और 5th डे में और अलग से होगा। आज हम फाइबर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये वास्ट सिलेबस है तो इसको हमने 2-3 दिन में डिवाइड किया है। आनंद सिंह सर अभी आया, ठीक है। तो आज हमारा 2 चैप्टर रहेगा। एक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, उसके अंदर में जो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसका हम एक टाइप देखेंगे आज, कल देखेंगे। उसके बाद फाइबर के बारे में देखेंगे, क्योंकि फाइबर इसी के अंदर में आता है, न्यूट्रिएंट के अंदर में आता है। तो फाइबर के बारे में भी आज हम थोड़ा सा 10-15 मिनट, एक स्लाइड्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फाइबर के बारे में जानना जरूरी है गट हेल्थ के लिए। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये इसी में इंक्लूड रहेगा, इसी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर ही डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट भी इंक्लूड रहेगा। और न्यूट्रिएंट और डिफिशियंसी भी इसी के अंदर में चलेगा, यानी कि कल परसों में ये न्यूट्रिएंट्स और डिसीजेस, वे कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये भी हम जानेंगे। ये हमारा अंतिम दिन में रहेगा शायद। सो स्टार्ट हेल्थ और इसको फिर लास्ट डे में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। टेस्ट और सर्टिफिकेट भी रहेगा, सॉरी। तो चलते हैं आज का कोर्स की तरफ। आज के जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, देखिए न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व मेनली 2 प्रकार के होते हैं, इसको जान लेना जरूरी है, ठीक है। दोनों के नाम याद रखें। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो, मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो सुनने में एक समान लगेगा, माइक्रो 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 बोलते हैं, लेकिन मैक्रो और माइक्रो सिर्फ ए और आई का फर्क है। मैक्रो माने थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो माने एकदम एकदम ही सूक्ष्म। एक बोलते हैं सूक्ष्म, मैक्रो को सूक्ष्म बोलते हैं, माइक्रो को अति सूक्ष्म बोलते हैं। अति सूक्ष्म, 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 सूक्ष्म ऐसे होते हैं। तो मैक्रो माने सूक्ष्म सिर्फ,
छोटे दाने। माइक्रो माने अति सूक्ष्म, माने उससे भी छोटा दाना जो इनविजिबल हो, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं दे। मैक्रो जो दिख सकता है, जो ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। माइक्रो जो कम चाहिए लेकिन ये ट्रैश होता है, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, माइक्रो है जो चाहिए ही चाहिए लेकिन कम चाहिए, थोड़ा मात्रा में चाहिए, माइक्रोग्राम में चाहिए, लेकिन ये एसेंशियल है, चाहिए ही चाहिए। तो ये दो कैटेगरी के न्यूट्रिएंट हम जब भोजन से खाते हैं तब हमारा शरीर चलता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर में आते हैं तीन कैटेगरी। एक होता है तीन नाम, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन जो नाम है ये मैक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं इसको। सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये कितना चाहिए और किस लिए चाहिए, और ये ना मिले तो हमें क्या परेशानियां हो सकती है शरीर में, क्या शारीरिक गतिविधियों को रोक आ सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम अलग से इसका पूरा चैप्टर हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट यानी कि वसा, वसा यानी चर्बी या तेल। प्रोटीन यानी कि जो ऐसे चीज, ऐसे एलिमेंट जो शरीर को बिल्डिंग के लिए चाहिए, तो प्रोटीन। सो ये तीनों मैक्रो के अंदर में आते हैं जो हमें रोज चाहिए, रोज चाहिए, ठीक है। माइक्रो में आते हैं दो चीज, विटामिन और मिनरल्स। माइक्रो ये होता है सूक्ष्म चाहिए, जैसे मैक्रोग्राम, मैक्रो जो है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्राम में चाहिए हमें, थोड़ा अमाउंट में चाहिए, लेकिन जो माइक्रो है वो माइक्रो में ही चाहिए। माइक्रो माने एकदम मिलीग्राम में चाहिए। तो ये कम चाहिए बट नेसेसरी है। माइक्रो यानी जो दिखाई ना दे, ठीक है ना, एकदम छोटे अंश में चाहिए बट हमें चाहिए, चाहिए विटामिन रोज चाहिए, रोज मिनरल्स चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, मैक्रो के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं पहले। पूरा चैप्टर मैक्रो के ऊपर होगा आज का, और कल का भी, परसों दिन हम माइक्रो के ऊपर चर्चा करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये कहाँ से मिलता है, ये तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो सोर्स है ये कहाँ से आता है। ये आता है मेनली ग्रेन्स एंड सीरियल्स। जो मैंने फूड कैटेगरी बताया था उसको याद कीजिए, जो कैटेगरी ऑफ फूड बताया था उसमें ग्रेन्स एंड सीरियल्स मैंने बताया था शुरू में। जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो सोर्स है वो ग्रेन्स एंड सीरियल्स यानी कि राइस, व्हीट। जब हम चावल खाते हैं, जब हम मक्की खाते हैं, जब हम रोटी खाते हैं, जब हम भात खाते हैं, कुछ भी मैंने जो बड़े अमाउंट में जो खाते हैं वो क्या के लिए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए खाते हैं। ये इसका सोर्स है, ये इसका सोर्स है, ठीक है। दाल, दाल किस लिए खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं। दाल हम सिर्फ प्रोटीन के लिए, और भी चीजें होती है उसमें माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, जैसे फाइबर भी पाया जाता है और भी बाकी चीजें पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें से जो मिलता है वो है प्रोटीन। जैसे हम भात खाते हैं, भात में मैक्सिमम जो क्या होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बाकी चीजें भी होता है उसके अंदर में, इसीलिए हर चीजों को मिलाकर हम खाते हैं खाना में। कोई चीज किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हम जब खाते हैं तो उसको ज्यादा अमाउंट लेने के लिए खाते हैं। तो जब हम भात खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जब हम दाल खाते हैं तो हमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जैसे हम मीट खाते हैं, मीट में क्या होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। जब हम मीट खाते हैं, जैसे मिल्क खाते हैं, मिल्क को एक कॉम्प्लेक्स फूड कहा जाता है, कंप्लीट फूड यानी एक बैलेंस डाइट बोला जाता है मिल्क को, है ना। जो बच्चों को सिर्फ दूध ही पिलाते रहते हैं, तो दूध में हर चीज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, क्योंकि दूध से क्या बनता है दही बनता है, दही से फिर क्या बनता है, घी बनता है। तो घी क्या हुआ, फैट हुआ। तो दूध के अंदर में क्या पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन बहुत सारे होते हैं दूध के अंदर में, इसलिए दूध को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन तीनों ही चीज पाया जाता है इसके अंदर, इसलिए दूध को कंप्लीट फूड बोला जाए। एग्स, अंडे, अंडे जब खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है लेकिन इसमें फैट और प्रोटीन ज्यादा होता है। उसी तरह ऑयल खाएंगे, ऑयल में ज्यादा फैट होता है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को मिलाकर खाने से हमें कंप्लीट मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। तो जैसे हम भात खाते हैं, दाल भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, तो कंप्लीट हमको टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेन सोर्स है सीरियल्स एंड ग्रेन्स। नट्स एंड सीड्स के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा, तीनों मिलेगा नट्स एंड सीड्स जब खाते हैं।
ड्राई फ्रूट्स जब खाया जाता है, ठीक है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे भात, दाल दाल चावल रोटी मीट मछली, जो भी अंडा दूध, अंडा दूध जो भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट हो चाहे प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो भी होता है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको प्रॉपर डाइजेस्ट होना पड़ेगा। ये जब अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये शरीर में नहीं लगेगा, ये वेस्ट हो जाता है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर ये वेस्ट हो जाता है। इट नीड्स टू बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड, ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होना पड़ेगा शरीर में। जब हम मुंह के अंदर में जाते हैं तो ये पूरा डाइजेस्ट होगा, तभी जाके ये शरीर में यूजफुल होगा। तो डाइजेशन के बाद ही ये यूजफुल होता है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता है और किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो फिर ये जो भी चीजें खाएंगे ये डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वेस्ट बनेगा, वेस्ट यानी कि मल, जो शरीर में लगेगा नहीं, तो फिर शरीर में ना एनर्जी आएगी, ना शरीर का रिकवरी होगा, ना शरीर का कुछ भी मेंटेनेंस होगा, शरीर चलेगा नहीं फिर। तो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो डाइजेशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर को चलाने के लिए डाइजेशन ही सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे मेन प्रोसेस है। अभी भी आ रहे हैं। सो डाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। अब ये जो हम भात खा रहे हैं, ये जो हम मीट खा रहे हैं, ये जो हम फैट खा रहे हैं, ये सब सीरियल्स या रोटी कुछ भी खा रहे हैं, ये जो हम दूध खा रहे हैं, अब दूध के अंदर में तो सभी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैटी है, प्रोटीन भी है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। डाइजेशन का अर्थ होता है तोड़ना, उसको तोड़ना, छोटे छोटे अंश में बनाना, सिंपल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जो शरीर यूज कर सके। तो कॉम्प्लेक्स खाया हमने, एक साथ खाया कॉम्प्लेक्स में, अब ये शरीर में जाएगा तो इसको तोड़ेगा। तोड़ तोड़ के, जैसे हम किसी स्वेटर को देखते हैं ना, स्वेटर में से हम क्या निकालते हैं, धागा निकाल लेते हैं, तो स्वेटर पूरा खुल जाता है, धागा उसका रॉ मटेरियल बन जाता है, तो उसको तोड़ते हैं, तोड़ना। तो उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो उसको तोड़ता है, तोड़ने, डाइजेशन का माने होता है तोड़ना, उसको तोड़ना कंप्लीटली, उसको यूजेबल फॉर्म में बनाना, जो शरीर उसको यूज कर सके। अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा तो शरीर में लगेगा नहीं। तो कन्वर्शन माने ट्रांसफर करना, उसको बदलना, कन्वर्सन कन्वर्ट करना, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। जो हमने कॉम्प्लेक्स में खाया था मिल्क, अब उसको प्रोटीन में, फैट में, कार्ब्स में, जो भी यूजेबल आइटम्स है उसको कन्वर्ट करके शरीर को देना, जिससे शरीर उसका यूज कर सके। तो ये होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग है कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। देखिए, ये देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन खाते हैं तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, डाइजेस्ट किस तरह से होता है। हमने शुरू के फर्स्ट डे में बताया था 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड का जो ट्रैवलिंग है, जर्नी है, उसका 5 स्टेज होता है। इंजेशन, जब हम भोजन को डालते हैं तो इंजेस्ट होता है, हमारे मुंह में चला जाता है। तो मुंह में चलाने के साथ साथ ही, जाने के साथ साथ ही, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसको 2 घंटा से ज्यादा क्लास लगेगा। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है तो 2-3 घंटा लगेगा इसका क्लास। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम जब मुंह में खाने डालते हैं, भोजन डालते हैं, तो यहाँ मुंह डालने के साथ से हमारा दांत स्टार्ट होता है, दांत का काम शुरू हो जाता है, उसको तोड़ना, तोड़ नहीं सकता है। तोड़ने के बाद सलाइवा आता है। क्या आता है, सलाइवा माने लार, लार निकलता है, पूरा लार निकलता है, तो लार उसको गलाना शुरू कर देता है ना, गला गला के फिर डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट। तो मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन हमेशा मुंह से स्टार्ट होगा, फिर पाइप के थ्रू चला जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक में फिर डाइजेस्ट होगा। तो क्या चीज से डाइजेस्ट होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। डाइजेस्ट होता है, जैसे सबसे पहले सलाइवा, मुंह में आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लाखों की संख्या में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो रस निकालता है, जूस निकालता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंजाइम, इसको बोलते हैं एंजाइम्स। तो ये सारी चीजें एंजाइम्स के अंदर में आते हैं, कुछ जूसेस है, कुछ एंजाइम्स है। जैसे सलाइवा, ये क्या है, एंजाइम है, ये भोजन को तोड़ता है शुरू में। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो हमारे पेट में बनता है, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। ये जितने भी हार्ड चीजें हैं ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं, हार्ड चीजें हैं, इसको गलाने का काम करता है, गला देता है, एसिड है, एसिड तो गलाएगा ही, तो ये पूरा गला देता है। और जिसका एसिड अच्छा से नहीं सिक्रेशन होता है, नहीं निकलता है, वो भोजन को पचा नहीं पाएगा। अगर हम मुंह से अच्छी तरह से नहीं पचाएंगे तो फिर एसिड उसको पचाएगा, तो एसिड का सिक्रेशन हो जाता है, तो एसिड उसको पूरी तरह से तोड़ता है।
पूरा मोड़ मोड़ के उसका गीला, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, आटा गूंदने के बाद एक ढेला जैसा बनता है, तो उस तरह का एक पेस्ट बना देता है वो, उसको वो अलग ही फॉर्म में बना देता है। सो एमाइलेज पेप्सिन ये क्या है, एंजाइम्स है, ये प्रोटीन को पचाता है। बाइल एसिड क्या है, ये भी एसिड है, ये फैट को पचाता है। और लाइपेज क्या है, ये एंजाइम्स है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, फैट को पचाने के लिए एसिड चाहिए। ठीक है, तो एसिड और एंजाइम्स ये अपना बॉडी में सिक्रेशन होता है जब हम खाना डालते हैं। जब हम मुंह में डालते हैं तो सलाइवा निकलता है, तो सलाइवा उसको पचा लेता है। फिर पचाने के बाद जितना पचा पचा फिर पेट में चला जाता है, फिर उसको एसिड पचा लेता है। फिर वहां से उसको तोड़ के प्रोटीन को एसिड नहीं पचाता है, तोड़ता है, ये सिर्फ तोड़ता है। तोड़ने के बाद फिर ये आंतों में चला जाता है, फिर वहां डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन वहां पे शुरू होता है ना। तो वहां पे एंजाइम्स निकलता है, पेट में भी एंजाइम निकलता है और आंतों में भी एंजाइम निकलता है। कौन कौन से ऑर्गन्स एंजाइम निकलते हैं, एक तो हमारा जो पेट है, गैस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, पेट को गैस्ट्रिक, तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस निकालते हैं जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एक तो हमारा लीवर निकलता है बाइल जूस, बाइल एसिड। ऊपर से फिर ये लाइपेज एमाइलेज एंजाइम्स जो है, ये पेनक्रियाज निकालता है। तो ये सारे चीजों को मिलकर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में देखेंगे, सारे ऑर्गन्स मिलकर खाना को पचाता है। सलेवरी ग्लैंड सलेवा निकालेगा, एसोफेगस फूड को पेट तक ले जाएगा, स्टोमैक उसको वहां पे पचाए, पेनक्रियाज उसमें हेल्प करता है, गल ब्लैडर हेल्प करता है, बाइल एसिड को निकालता है, लीवर एंजाइम्स एंजाइम्स भी निकलता है, ये एसिड निकलता है, बाइल एसिड, सॉरी बाइल एसिड निकालेगा, वो गल ब्लैडर में स्टोर करेगा। तो वो गल ब्लैडर से आंतों में चला जाता है वो बाइल एसिड, फिर आंतों में जाकर फैट का डाइजेशन करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट को। उसके बाद सारा मल जो है रेक्टम में जाके जमा हो जाता है, जो मलाशय है। उसके बाद एनएस के थ्रू फिर वो बाहर निकलता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में जुड़कर काम करते हैं, एक काम को अंजाम देते हैं, भोजन को लेना, पचाना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रेट करना। ये सारे चीजों को एक साथ मिलकर जुटकर मिलजुल कर काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम। सारे ऑर्गन मिलकर जब काम करते हैं तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। सिस्टम हो गया ना, पूरा ऑर्गन्स मिलकर सबसे बड़ा सिस्टम है ये, सबसे ज्यादा ऑर्गन्स इसके अंदर में है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में, मुंह से लेकर एनएस तक। सो इस तरह से एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड मिलकर, जूस और एंजाइम मिलकर खाना को पचाता है। जैसे ये देखो एग्जांपल में दे दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हम थोड़ा सा बात करें। अगर किसी का खाना नहीं पच रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है सर मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसको एक एंजाइम्स लिख के देते हैं। एंजाइम्स इस तरह का, डाइजाइम, एरिस्टोजाइम, जाइम लिखा रहता है जिसमें लास्ट में, जाइम यानी कि एंजाइम जो खाना को पच जाएगा। ठीक है, अब खाना जिसको नहीं पच रहा है तो उसके लिए तो एंजाइम्स है, ये तो ट्रीटमेंट हुआ, ये तो सिस्टम में काम, सिस्टम तो इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ये तो खाना खाने के बाद खाएंगे, उस खाना को जाकर वो पचाएगा। क्योंकि आपका शरीर एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, आपका शरीर एंजाइम्स प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको अलग से एंजाइम्स लेना पड़ रहा है। ठीक है, नेचुरल क्या है कि हमारा शरीर खुद एंजाइम्स निकाले, ये नेचर है, हमारा बॉडी खुद ही एंजाइम्स निकाले, तो हमें एंजाइम्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी कैसे एंजाइम्स निकालेगा, बॉडी का ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे होगा, जब हम हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे। हेल्दी न्यूट्रिशन अगर हम नहीं ले सकते तो हमें सप्लीमेंट्स लेने का जरूरत है। सप्लीमेंट्स क्या करता है, वो इंटरनली जाके बॉडी को एक्टिवेट करेगा। जैसे जिंजर, अदरक को बोलते हैं, अगर भोजन से पहले आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो अदरक का जूस अगर पीते हैं, अदरक खाते हैं, अदरक का चाय पी लेते हैं, तो अदरक जो है ना, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो डाइजेशन के लिए अदरक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक मसाला है। अगर हम अब खाना खाने से 15-20 मिनट पहले अदरक चबा लें तो वो एंजाइम्स को प्रोडक्शन करने के लिए वो एक्टिवेट कर देगा बॉडी को। अक्सर नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में इसको एक मेडिसिन के रूप में लिया गया है, इसीलिए अदरक को। सो अलग से एंजाइम्स लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो खुद एंजाइम्स नहीं निकाल पा रहा है, तो खाना नहीं पच रहा है, तो खाना खाने के बाद एंजाइम्स लेना पड़ रहा है। तो ये कुछ दिन तक चलेगा जब तक आपका बॉडी रिकवर नहीं कर लेता।
अगर आप बॉडी को रिकवर कर लेंगे तो फिर एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक्सटर्नल सोर्स हुआ मेडिसिन, इसीलिए इसको मेडिसिन बोलते हैं, जो ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है। सो सलेबा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स हुआ। और ये सारे जो एंजाइम्स और एसिड्स है, ये क्या चीज से बनता है? ये प्रोटीन से बनता है, जो हम प्रोटीन खाते हैं। इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में, बहुत बहुत बहुत। अगर प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ भी शरीर में नहीं बनेगा। एक तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, दूसरा हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तीसरे जो है बहुत सारे जो बिल्डिंग फैक्टर है वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो हमारा प्रोटीन है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए हर चीजों में, हर खाने में प्रोटीन का डाइट होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन हमें हर दिन लेना है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो हर दिन प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, प्रोटीन शेक खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं, है ना। दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए बढ़ते बच्चों को दूध और मीट और अंडा खिलाते रहना चाहिए बढ़ते बच्चों के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड है ये प्रोटीन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। सो ये सारी चीजें प्रोटीन से बनता है। अब जाते हैं डाइजेशन के बारे में, हमने देख रहा था, तो इसको थोड़ा सा अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी हम। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि लीवर में स्टोर होता है, जैसे शुगर, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि हम जब भात खा लेते हैं, भात खाया तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अभी कार्बोहाइड्रेट जाके क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। ये भात जाकर क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होके ये क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज, अगर किसी को मैंने इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, तो वो ग्लूकोज का पाउडर लेके खा लेते हैं। बोलते हैं कि अगर आपको एनर्जी डाउन हो रहा है तो एक चॉकलेट खा लीजिए, एक केला खा लीजिए, केला में बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो केला खा लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं आप, वो केला खा लेते हैं या ग्लूकोज पाउडर खा लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, क्योंकि इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज खाना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। अब भात खाएंगे तो ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जाके पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा। वो डाइजेस्ट होगा, समय लेगा, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा टाइम लेगा। प्रॉपर डाइजेशन होगा, उसके बाद ही शुगर बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर शुगर बनेगा। अब शुगर बनकर वो जाके एनर्जी में एनर्जी हमको देगा, तो ये टाइम लगेगा। तो लेकिन अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ब्लड में चला गया और इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। तो ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। तो हमें हर दिन क्या खाना चाहिए? ग्लूकोज खाना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जो लिवर में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड फिनिशेस इन स्टोमक। ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है ये मुंह से शुरू होता है। सबसे पहले मुंह में ये डाइजेस्ट होगा, उसके बाद जाके फिर स्टोमक में जाके ये पेट में जाके फिनिश होगा, ये पूरा डाइजेशन हो जाता है पेट में जाके। इससे जो बनता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अभी हम देखें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट में या तो शुगर होता है या तो फाइबर होता है। फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। चावल के दाने को देखना या गेहूं के दाने को देखना, ठीक है। गेहूं के दाने को अगर आप कुटोगे, पीसोगे, तो उसमें से दो चीजें निकलता है। एक होता है भूसी, है ना। चावल के दाने को पीसेंगे तो उसमें भी एक तरह का भूसी निकलेगा, लेकिन बहुत कम निकलेगा उसमें। लेकिन गेहूं में निकलता है। तो इसको जब पीसते हैं तो उसमें एक भूसी निकलता है और एक आटा निकलता है, दो ही चीज निकलता है। तो जो आटा होता है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर बनेगा, ग्लूकोज बनेगा वो खाने के बाद, रोटी बनाते हैं हम उसको। और जो भूसी होता है वो क्या होता है? फाइबर। तो हम उसको चाल करके निकाल देते हैं। चलिए, जितना हम भूसी फेंकेंगे, जितना रिफाइन करेंगे उतना फाइबर चला जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आटा को, गेहूं को पीसने के बाद उसको चलना नहीं है, उसको ऐसे ही भूसी के साथ ही पका के खाएंगे तो ज्यादा फाइबर मिलेगा। तो जब मैदा जो होता है ना, वो भी गेहूं का ही बनता है, वो और उसको रिफाइन करता है और उसको चलनी करता है। आटा को भी चलनी करके एकदम अंदर का जो सफेद पार्ट है ना, गेहूं के अंदर का सफेद वाला पार्ट, वही मैदा होता है। इसलिए मैदा थोड़ा सा महंगा होता है। पहले तो भूसी को निकाल लेता है, फाइबर को, उसके बाद आटा को निकाल लेगा, फिर जो बचा है अंदर का जो सबसे पार्ट होता है वो मैदा बनता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? मैदा में एक भी फाइबर नहीं होता। आटा में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट मैदा में एक भी फाइबर नहीं होता। इसलिए मैदा नहीं खाना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मैदा बहुत बुरी चीज है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, ठीक है ना। जब चावल हम खाते हैं, चावल में भी फाइबर बहुत कम होता है, क्योंकि उसका तो भूसी निकलता है, उसको तो भूसी पहले ही फेंक देता है, उसमें तो भूसी होता ही नहीं है।
क्योंकि उसको तो पीसते नहीं, उसको तो खाली छीलते हैं, छीलता है ना, छीला जाता है। तो छिले हुए जो उसका जैसे इसलिए बोलते हैं कि चावल में जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस जो गेहूं जैसा होता है दिखने में, ब्राउन राइस, तो ब्राउन राइस में फाइबर बहुत होता है। इसलिए बोलते हैं कि ब्राउन राइस खाना बहुत अच्छा है। तो ब्राउन राइस तो बहुत महंगा है, और कोई तो नहीं खा सकता, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो हम जो नॉर्मल चावल खाते हैं, जो सफेद चावल होता है या बॉयल राइस खाते हैं, उसमें फाइबर नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर बनेगा। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को बोलते हैं कि भात कम खाया करें, या तो फिर व्हाइट राइस नहीं खाना है उनको, क्योंकि वो ज्यादा शुगर बनाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में दो ही कंपाउंड होते हैं, एक शुगर होते हैं, एक फाइबर होता है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसमें क्या शुगर है या फाइबर है कि नहीं है, इसको हमें जांचना है, क्योंकि फाइबर जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आवाज आ रहा है ना? हेलो? यस। ठीक है, चलिए। जो भी सोर्स, इसका भी सोर्स वही है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स वही है, हो गया। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट के तरफ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेक्राइड्स, एक डाइसेक्राइड्स और एक पॉलीसेक्राइड्स। मेडिकल टर्म में इसको याद करना बहुत जरूरी है। अजय मुंडा अभी भी एडमिट हो रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, बार बार निकल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको अगर सिखाना है, किसी को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है, तो इस चीज को याद रखना जरूरी है। और मेडिकल टर्म में ये वर्ड बहुत क्या कहते हैं, इस्तेमाल होता है, मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली, डाई का उतना नहीं होता है, लेकिन मोनो और पोली का बहुत इस्तेमाल होता है। मोनो का माने होता है सिंगल, एक, ठीक है, एक अंश। डाई का माने होता है, डाई माने दो, दो अंश। पोली का माने होता है दो से ज्यादा, माने अनेक, अनेक अंश। ठीक है, तो मोनो और पोली ये दो चीज याद रखिएगा। मोनो, मोनोसेक्राइड्स माने मोनो माने एक, सिंगल, एक अंश। कार्बोहाइड्रेट किसी भी दाने के अंदर में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर एक अंश ही रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, एक अंश, वो क्या अंश होता है वो मैं अभी बताऊंगा, तो वो मोनोसेक्राइड्स होता है। अगर उसमें दो कार्बोहाइड्रेट के दो अंश मिले रहेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे चीजें, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अभी। तो दो अंश अगर मिलकर कोई कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसको डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। और दो से ज्यादा अंश मिलकर कोई कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। पोली माने बहुत सारे, जैसे एक बीमारी है पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओडी, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें पोली वर्ड आता है, ठीक है ना। और बहुत सारे मेडिकल टर्म में ये वर्ड यूज होता है, पोली। पोली माने बहुत सारे, अनेक, एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, अनेक भी होता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो पोली का अर्थ होता है बहुत सारे, मोनो का अर्थ होता है एक। अगर आपके रिपोर्ट में लिखा है जैसे पोलिसिस्ट ओवरिन सिंड्रोम, पोलिसिस्ट, सिस्ट माने एक पानी का ऐसा फोड़ा जैसा होता है, पानी फोड़ा जैसे होता है सिस्ट। तो पोलिसिस्ट माने क्या हो गया, सिस्ट ज्यादा है, पोली माने ज्यादा, अनेक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, उसमें मेंशन नहीं होता इतना है। लेकिन अगर सिंगल रहेगा तो वन सिंगल सिस्ट लिखा रहेगा रिपोर्ट में, वन सिंगल सिस्ट, मेजर इतना इतना ऐसे लिखा रहेगा। अगर पोलिसिस्ट रहेगा तो उसमें मेजरिंग नहीं होता है, लार्ज इतना बोल के लिखा रहेगा, लार्ज माने बड़ा इतना साइज का है, बस एक एक बड़ा साइज का नाम लिखा रहेगा, बाकी पोली लिख देगा। पॉलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, ओवरी में क्या है, सिस्ट है बहुत सारे। तो पोली का माने होता है बहुत सारे, मोनो का होता है सिंगल, डाई का होता है दो। ठीक है, अब ग्लूकोज के देखते हैं इसका टाइप्स क्या क्या आता है इसके अंदर में। ठीक है, मोनोसेक्रेट्स में ग्लूकोज आता है, डाइसेक्रेट्स में सुक्रोस आता है, और पॉलीसेक्रेट्स में स्टार्च आता है। ये तीन कंपाउंड है इसके, ठीक है। तो ग्लूकोज जो हम सिर्फ अगर हम ग्लूकोज खाएंगे तो मोनोसेक्रेट्स हुआ, सिंगल कार्बोहाइड्रेट रहेगा। अगर सुक्रोज खाएंगे, सुक्रोज किस में आता है वो भी हम एग्जांपल देंगे अभी, ठीक है। इसको फिर सिर्फ इसको समझने के लिए याद रखना, उसको लिखना जरूरी नहीं है, समझना है इसको। स्टार्च, स्टार्च माने जो मांड होता है, उसमें पॉलीसेक्राइड्स होता है।
फ्रुक्टोस मोनोसेक्राइड्स है, फ्रुक्टोस मोनोसेक्राइड्स है, लैक्टोज डाइसेक्राइड्स है। लैक्टोज कहां से आता है वो मिल अभी ये जो सोर्सेस है ना, ग्रेन, सीरियल्स, सीड्स, नट्स, राइस, व्हीट, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ग्लाइकोजन होता है पॉलीसेक्राइड्स, गैलेक्टोज होता है मोनोसेक्राइड्स, माल्टोज होता है डाइसेक्राइड्स, और सेलुलोज होता है पॉलीसेक्राइड्स। ये हमने कुछ एग्जांपल दिया। ठीक है, अभी जाते हैं आगे। ये नीचे क्या लिखा हुआ, हाँ, ये सारे चीजें जो है हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, और कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक आपके सोर्स, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, आप उसी को एनर्जी के लिए यूज करेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट आपका शरीर से खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरा सोर्स आ जाता है, वो है फैट। फैट, इसीलिए फैट को गलाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पहले अपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खा लिया है आज में, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका फैट डाइजेस्ट होगा, सॉरी फैट यूज होगा। तो फैट को रिड्यूस करने के लिए, अगर बॉडी को, किसी को फैट को घटाना है, वजन घटाना है, तो उसको पहले कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कम करना पड़ेगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो शरीर तो कार्बोहाइड्रेट ही यूज करेगा, तो फैट तो यूज होगा नहीं। तो फैट को यूज करने के लिए पहले कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना पड़ेगा, यानी आपको कार्ब्स कम खाएंगे, कार्ब्स डाइट में कम खाएंगे, तो आप जितना एनर्जी को बर्न करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद ही फैट यूज होगा। पहले फैट यूज नहीं होता, फैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। फैट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन फैट को डिजोल्व करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को पहले खत्म करना होगा, ये पहला पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जितने भी हम रोज भात खाते हैं, वो हमें रोज का रोज क्या करना है, यूज करना है। आज हमने 200 ग्राम चावल खाया, तो 200 ग्राम चावल हमें आज ही यूज करना है। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो उसका शुगर जो है वो फिर फैट में कन्वर्ट होकर फिर मोटा होने लगता है। लोग मोटा होने का कारण यही है कि वो कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं कर रहा है, खा रहे हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी में यूज नहीं करेंगे, तो वो फिर बॉडी क्या करते हैं, बॉडी का एक ही फंडा है, फंडा एक ही है, वो किसी भी आइटम को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। जो भी चीजें खाएंगे, जो एक्सेस चीजें बनेंगी शरीर में, वो डिपोजिशन होता है फैट में। जैसे बकरी को देख लीजिए, हैं, बकरी, कुत्ते, या कुछ भी एनिमल्स को देखिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक बकरी को देख लीजिए, एक जो ही गॉट होता है, बकरा, बकरा को देख लीजिए, क्योंकि बकरी तो काटते नहीं है, बकरा ही काटा जाता है। जो बकरी क्या खाता है, बकरा या बकरी क्या खाता है, वो घास ही खाता है, या कुछ दाने वगैरह खा लेता है, मक्की या गेहूं या कुछ भी दाने खाते हैं, या तो नहीं तो घास खाते हैं। अब घास में भी क्या होता है, घास में तो तेल होता नहीं, फैट होता नहीं, होता है बहुत कम होता है उसमें, लेकिन उतना ज्यादा होता नहीं, लेकिन वो घास खा खा के भी इतना मोटा कैसे हो जाता है, इतना चर्बी उसके अंदर में कैसे आ जाता है, सोचने वाली बात है ना। इतना घास खाने के बाद भी उसके अंदर में, कुछ वेजिटेरियन लोग भी बहुत मोटे होते हैं, नॉन वेज वाले तो मोटे होते ही हैं, वेजिटेरियन वाले भी मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं, भात ज्यादा खा रहे हैं, रोटी ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बस आराम ही कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी उसको, ये तो यूज नहीं कर रहे, अब इस, तो बॉडी का नेचर है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भात तो स्टोर, ग्लूकोज को तो स्टोर नहीं किया जाता ना, शुगर को स्टोर किया जाता है। तो शुगर कितना तक स्टोर कर सकते हैं, उतना स्टोर करेगा लीवर। उसके बाद लीवर क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, किसमें, ग्लाइकोजन में। कुछ शुगर को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर करेगा, जब चाहिए आपको शुगर दे देगा। नहीं तो अगर एक्सेस होगा, तो उसको फिर क्या में कन्वर्ट कर देता है, फैट, लीवर फैट में कन्वर्ट कर देता है, उसका चर्बी बना लेता है। तो इसीलिए बकरी तो अब एक्सरसाइज नहीं करते ना, वो तो सब खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो तो एक्सरसाइज नहीं करता। तो वो ज्यादा जब खा लेता है, तो उसका लीवर भी क्या कर देता है, चर्बी बना देता है। तो इसलिए बकरी को चर्बी होता है। जैसे सुअर में सबसे ज्यादा चर्बी होता है, क्यों? उसका काम है खाना और सोना, उसका कोई काम ही नहीं है, खाना और सोना, कुछ भी खाओ फैट ही बनेगा। सो इसलिए हमें भी अगर फैट को गलाना है, तो हमें कार्ब्स को कम करेंगे तो फैट गलेगा। तो फैट जो है, आएंगे चैप्टर में, तो ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, मोनोसेक्राइड्स जिसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट के अंश होते हैं, डाइसेक्राइड्स जिसमें दो कार्बोहाइड्रेट के अंश होते हैं। अब इसको डिटेल्स में जाएंगे। पॉलीसेक्राइड्स, ये सारे चीजें एनर्जी में है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देगा, डाइसेक्राइड कुछ डाइजेस्ट होने के बाद थोड़ा देर में देगा, जैसे ग्लूकोज।
जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। मोनोसेक्राइड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन मोनोसेक्राइड्स है। अब इसके सोर्सेस क्या है, देखिए। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देगा, इसीलिए कोई भी अगर बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज पानी आपने देखा होगा, आपको भी चढ़ाया होगा, भाई इसको ग्लूकोज चढ़ाओ, फटाफट फटाफट चढ़ा देता है। ग्लूकोज वो इंस्टेंट एनर्जी देगा, वो शरीर में लगाएगा, नसों में डाल देगा, खून की नस में, और पानी के तरह वो ग्लूकोज सारा शरीर में चला जाएगा। तो उसको कुछ 3 बोतल 4 बोतल चढ़ाने के बाद उसका क्या होता है, वो उठने लगता है, चलने लगता है, उसका एनर्जी आ जाता है ना। तो इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज का पाउडर में मिलता है। वो ग्लूकोज खाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि उसमें एक ही ग्लूकोज का मोलिक्यूल है। फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट से आता है। फ्रूट में जितना भी शुगर आता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट फ्रूट से आता है, उसको फ्रुक्टोस बोलते हैं। फ्रुक्टोस, उसमें ग्लूकोज नहीं होता। फ्रक्टोस, सॉरी, फ्रुक्टोस नहीं, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस। अगर आप, अब देखिए, गैलेक्टोज में मोलिसेक्रेट्स होता है, सॉरी, गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज फ्रूट का जूस है। अगर आप सिर्फ फ्रूट खाएंगे तो आपको फ्रुक्टोस मिलेगा वहां से। लेकिन अगर आप फ्रूट को निचोड़ के पीस के उसका जूस खाएंगे तो उसमें गैलेक्टोज आएगा। अलग अलग है तो एक ही चीज, मोनोसेक्राइड्स ही है, लेकिन अलग अलग कैसे हो गया। जब आप ग्लूकोज खा लेते हैं, ग्लूकोज का पाउडर खा लेते हैं, ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा लेते हैं, सलाइन लगा लेते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, नंबर एक। फ्रुक्टोज खाएंगे, अगर आप फ्रूट्स, होल फ्रूट्स खाएंगे तो आपको फ्रुक्टोज मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्रूट का जूस, जो बोतल में भरा हुआ जूस या उसको पीस कर जूस बनाकर खाते हैं, तो आपको गैलेक्टोज मिलेगा, आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। गैलेक्टोज मिलेगा, है तो कार्बोहाइड्रेट, वो भी एनर्जी का सोर्स है। जब आपको एनर्जी मिले, एनर्जी चाहिए, तो आप कोई भी लोगों को देखा है ना, फैंटा वगैरह खा लेते हैं, वो समझते हैं कि फ्रूट जूस है। या फिर कोई मैंगो या स्लाइस वगैरह, मैंगो का जूस वगैरह खा लेते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, क्यों, उसमें भी गैलेक्टोज आता है। तो गैलेक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वो भी एनर्जी देगा, शुगर बनेगा ना वो भी, लेकिन उसमें एडेड शुगर रहता है, उसको ज्यादा खाना नहीं है। डेक्सट्रोज बल के नाम आता है, डेक्सट्रोज बल के एक लिक्विड आता है, दवाई आता है, डेक्सट्रोज लिखा रहता है। ज्यादातर वो ये प्रेग्नेंट महिला को देते हैं, जिसका ब्लड लेवल कम है, जिसको एनर्जी लेवल कम है, उसको डेक्सट्रोज बोल के एक आता है डब्बा। आप देखिएगा मेडिकल शॉप में, डेक्सट्रोज मांगेगा तो आपको 200 ml का एक डब्बा मिलेगा, बोतल में रहेगा वो, उसमें भी ग्लूकोज रहता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देगा। हनी, हनी जो है वो फ्रूट का ही जूस है, क्योंकि हनी कैसे बनता है, वो फ्रूट में से फल, सॉरी, फूलों में से रस चूस चूस के ले जाके मक्खी जो है, मधुमक्खी जो है वो हनी बनाता है, तो उसमें भी फ्रुक्टोस मिलेगा, फ्रुक्टोस, ठीक है। शुगर केन, शुगर केन मैंने ईख, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, फ्रुक्टोस ही होता है। ये सोर्सेस है, ठीक है। फ्रुक्टोस में सबसे ज्यादा मीठा होता है, जैसे हनी सबसे ज्यादा मीठा होता है, फलों मीठा होता है, शुगर केन जो आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया है, तो शुगर केन सबसे ज्यादा मीठा होता है। सबसे ज्यादा मीठा जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो है फ्रक्टोस। सबसे मीठा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो है फ्रक्टोस। ग्लूकोज उतना मीठा नहीं होता, जैसे भात खाएंगे तो उतना मीठा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, आलू खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, थोड़ा थोड़ा मीठापन उसमें होता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लूकोज है। लेकिन अगर हम फल खाएंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, क्योंकि वो फ्रक्टोस है, तो फ्रक्टोस जो है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स के बारे में जानेंगे। डाइसैकेराइड्स क्या है, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड, यानी दो मॉलिक्यूल होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट का दो मॉलिक्यूल। लैक्टोज जो है वो है मिल्क शुगर, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो चीजों से मिलकर बना रहता है। जो मिल्क शुगर है, जो जब हम दूध में एक मीठापन होता है, आपने दूध पिया होगा, तो दूध पीते समय एक मीठापन उसमें भी आता है, जो वो मीठापन है ना, वही ग्लूकोज है। उसका जो मीठापन है वही ग्लूकोज है। भात खाते समय अगर एक मीठापन आपको आ रहा है मुंह में, रोटी खाते समय भी, जैसे मैदे का रोटी खाते हैं या गेहूं का रोटी खाते हैं, तो एक मीठापन तो आता है आपके टेस्ट में। जो मीठापन है वही ग्लूकोज है, वही कार्बोहाइड्रेट है। तो मिल्क शुगर, यानी दूध से जो मीठापन आता है, दूध में जो मीठापन रहता है, वो लैक्टोज है। तो इसीलिए लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, लैक्टेटिंग चाइल्ड बोलते हैं, दूध पीने वाले बच्चे को लैक्टेटिंग चाइल्ड, दूध पिलाने वाले मदर को लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। लैक्टेटिंग माने क्या होता है, लैक्टोज दे रहा है वो, लैक्टोज के थ्रू वो एनर्जी दे रहा है बच्चों को, है ना।
तो लैक्टोजन बोल के एक डब्बे डब्बा भी आता है। क्यों इसका नाम लैक्टोजन क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें मिल्क शुगर है, वो एनर्जी देगा, है ना। हर चीजों का नाम इसीलिए साइंस से जुड़ा हुआ है सब कुछ। लैक्टोजन, लैक्टेटिंग मदर, क्योंकि मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है, दूध में पाए जाने वाले जो ग्लूकोज है, दूध में पाए जाने वाले जो एनर्जी है, उसको लैक्टोज बोलते हैं। ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। दूध में पाए जाने वाले जो शुगर है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज। इसीलिए लैक्टेटिंग मदर या लैक्टोजन बल्कि इस तरह से नाम दिया गया है। सुक्रोज। अभी सुक्रोज क्या चीज से बना है? इसमें ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज, दो चीजों से। यानी कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड्स हुआ, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड्स हुआ, तो दो मॉलिक्यूल हो गया। दो मॉलिक्यूल, उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज था, फ्रूट का जूस और ग्लूकोज, दो चीजों से मिलकर मिल्क शुगर बना। तो मिल्क दूध जो बनाया जाए ना, आर्टिफिशियल जो दूध बनाया जाता है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है लैब में। सुक्रोज जो बनाया जाता है तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं लैब में। उसमें ग्लूकोज भी है और फ्रैक्टोज है। उसमें गैलेक्टोज नहीं है बल्कि फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट, फ्रूट का शुगर। सो जैसे शुगर केन जूस, आप अगर शुगर केन के जूस खाएंगे, बाजार में जो बेचते हैं, पीस पीस के आपको ग्लास में भर के देते हैं, तो शुगर केन जूस खाएंगे तो उसको सुक्रोज, उसमें से हमको क्या मिला? सुक्रोज। ग्लूकोज ही मिला बट सुक्रोज के फॉर्म में मिला, ठीक है। टेबल शुगर मानी जो हम चाय में डालते हैं, चीनी, सफेद चीनी जो चाय में घोलकर खाते हैं, उसमें भी दो मॉलिक्यूल, वो भी ड्राई सेक्रेट से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्यों होता है? क्योंकि टेबल शुगर क्या चीज से बनता है? शुगर केन से बनता है, एक से ही बनता है ना। तो शुगर केन से बनता है वो। तो क्या हुआ? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलन मिलन हुआ, दोनों चीजें हैं इसमें, डाई सेक्रेट्स हुआ ये चीनी। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है इसमें। ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसमें क्या आता है? एग्जांपल देखते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी एक मीठापन होता है। जैसे आलमंड्स खाया आपने, बादाम खा लिया, या फिर एक आपने अखरोट खा लिया, ये ड्राई फ्रूट्स। या फिर आपने एक काजू खा लिया, अब काजू को खा के देख लीजिए, उसमें एक मीठापन आता है, मीठा रस जैसा आपको लगेगा, मीठापन लगेगा, स्वीट टेस्ट लगेगा। तो वो ड्राई फ्रूट्स का जो स्वीट्स है, जो मीठापन है, जो ग्लूकोज है, उसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, एक ग्लूकोज है, दोनों ही ग्लूकोज है। तो ड्राई फ्रूट्स का जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज होता है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया अभी। मिल्क शुगर में लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। टेबल शुगर यानी जो चीनी हम खा रहे हैं चाय में घोलकर या मिठाइयों में बनाकर, जो हम शुगर केन का जूस पीते हैं, वो सुक्रोज होता है। टेबल शुगर में सुक्रोज होता है। और जो ड्राई फ्रूट्स जब हम खाते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर में, वो माल्टोज होता है। तो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये दोनों तीनों ही डाइसेक्रेट से, दो मॉलिक्यूल से बने। अब आते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया रेजिन। रेजिन माने किशमिश, किशमिश में भी एक मीठापन होता है, तो वो माल्टोज है। आलमंड्स में भी एक मीठापन होता है, वो चीनी नहीं है, वो माल्टोज है। चीनी क्या है? सुक्रोज है। देखिएगा, चीनी क्या है? सुक्रोज है। तो चीनी हर चीजों में रहता है, हर जो आइटम है ना सब में आपको क्या है? ग्लूकोज मिलेगा। सभी जो भी चीजें खाएंगे, आप दाल भी खाएंगे तो उसमें भी एक मीठापन होता है, आप रोटी खाएंगे उसमें एक मीठापन है, आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे उसमें भी एक मीठापन है। लेकिन हर चीज का मीठापन अलग अलग कैटेगराइज है। किसी में दूध खाएंगे उसमें भी एक मीठापन है, तो उस किसी में लैक्टोज है, किसी में सुक्रोज है और किसी में माल्टोज है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो शुगर वाले पेशेंट को ना, जब शुगर वाले पेशेंट को, स्पेशली शुगर वाले पेशेंट को, जब हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं, उसको डाइटिंग डाइट या उसको भोजन का जब हम सजेशन देते हैं, तो इस उसमें यही डिवाइड करना है, इसको सुक्रोज नहीं खाना है। सुक्रोज उसके लिए सबसे डेंजर है, वो इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज, जो इंस्टेंट ग्लूकोज देने वाला जो मोनोसेक्राइड्स है, वो भी डेंजर है। लेकिन फ्रक्टोज उसके लिए उतना डेंजर नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो लिवर में स्टोर होता है, ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता। लेकिन ग्लूकोज जो है डायरेक्ट उसमें जाता है, क्या में जाता है? डेक्सट्रोज वगैरह, जो डायरेक्ट ग्लूकोज हो गया, ये शुगर केन जूस, फ्रूट का जूस, वो डायरेक्ट चला जाता है। सो उसको फ्रक्टोज, ये सॉरी, सुक्रोज नहीं देना है उसको। मिल्क शुगर उसको उतना इफेक्ट नहीं करता है।
ठीक है तो शुगर, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करेगा। माल्टोज उसको उतना इफेक्ट नहीं करता। वो काजू खा सकता है, वो आलमंड्स खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स वो खा सकता है, ठीक है, लेकिन टेबल शुगर वो नहीं खा सकता, शुगर केन जूस वो नहीं खा सकता। ठीक है, तो बीमारियों के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बता, पॉलीसेकेराइड्स उतना लंबा नहीं है। सेल्यूलोज अवेलेबल इन हार्ट पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का अगर आप छिलका उतारेंगे, उसको चूसेंगे, तो उसमें भी एक मीठापन आता है ना। किसी का डंडा ले लीजिए आप, डंडा ले लीजिए, एक कोई भी प्लांट का एक डंडा ले लीजिए और उसको चबाइए, तो उसमें एक मीठापन आता है, उसको सेलुलोज बोलते हैं। ये हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड्स है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट। आदमी उसको, मनुष्य जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम प्लांट के जड़ को नहीं खाते हैं, प्लांट के पत्तियों को खाते हैं, लेकिन उसके तने को नहीं खाते हैं। उसके तना जो है ना, वो हम नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते? एनिमल उसको डाइजेस्ट करेगा, एनिमल तना खा लेगा, छोटे छोटे डालियां एनिमल खा लेगा, खा लेता है ना। पत्ते के साथ साथ डालियां भी खा लेता है, छोटी छोटी डालियां जो पतली पतली जो नरम नरम डालियां होते हैं, वो एनिमल खा लेता है, लेकिन ह्यूमन नहीं खाता। इसका विषय साइंस है, उसको याद रखिएगा। क्यों नहीं खा सकते हम क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते? हम सिर्फ पत्ते ही खा सकते हैं, उसकी डालियां नहीं खा सकते। क्यों? डालियों के अंदर में सेलुलोज होता है, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट। क्योंकि ह्यूमन के पास अपेंडिक्स तो होता है, बट वो काम नहीं करता। एनिमल्स के पास अपेंडिक्स होता है, लेकिन अपेंडिक्स काम करता है। इसलिए एनिमल्स तो है ना, खाए हुए चीजों को स्टोर कर लेता है, फिर रात भर उसको पेट से निकाल के फिर चबाता है। ह्यूमन तो ऐसा करता नहीं है। तो अपेंडिक्स उसका काम करता है, अपेंडिक्स का काम है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। ह्यूमन के पास अपेंडिक्स होता है, बट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए कभी कभी अगर आप जबरदस्ती कोई डालियां खा लेते हैं, अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर वो सॉफ्ट है तो ठीक है, लेकिन हार्ड है, आपने उसको निगल लिया, तो अपेंडाइटिस हो सकता है। अपेंडाइटिस सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स को काट के फेंक देते हैं। क्यों? इसी कारण, यही कारण है। हम प्लांट का हार्ड पार्ट नहीं खाएंगे, छिलका वगैरह या तना वगैरह हार्ड पार्ट हम, अगर चबा के उसका रस चूस लिया तो ठीक है, लेकिन उसको निगलना नहीं है। ठीक है, निगलेंगे तो अपेंडाइटिस का खतरा रहेगा, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो एक्टिव हो जाता है। भाई इसने हार्ड पार्ट खा लिया है, ये तो पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, आंत इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो ये अपेंडिक्स में जाकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, अपेंडिक्स में घुस जाता है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी हार्ड चीजें अगर निगल लेता है तो उसको उगलना पड़ेगा, उगलना ही अच्छा है, नहीं तो वो अपेंडिक्स में जाता है। ठीक है, गलती से अगर खा लिया, मान लीजिए आपने कोई लकड़ी खा ली, तो लकड़ी हार्ड पार्ट हुआ, लकड़ी खा लिया, तो उसको क्या है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वही चीजें जाकर अपेंडिक्स में जा सकता है, और अपेंडिक्स में वो इन्फ्लामेशन कर सकता है, सूजन पैदा कर सकता है, तो अपेंडाइटिस होगा, पेन होगा राइट साइड में नीचे की तरफ, बहुत सारे जोर से पेन होगा। तो देखते हैं कि उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके बाद उसको फिर, हाँ आपको तो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स फूल गया है, सूजन सूज गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि उसका कोई काम नहीं था, लेकिन हमने उसको बिगाड़ दिया। इसलिए ध्यान से भी ये देखना है कि हम प्लांट का कोई भी हार्ड पार्ट न निगल लें। ठीक है, अपेंडाइटिस का खतरा है, क्योंकि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। स्टार्च, जिसको मांड बोलते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। चावल में होता है, आलू में होता है, टमाटर में होता है, मक्की में होता है, बाजरा में होता है, हर वो दाना होता है, सीरियल्स होता है, सब में होता है, ये मांड होता है। जैसे हम भात पकाते हैं ना, आपने चावल पकाया होगा, जो चावल पकाते समय उसका जो पानी है ना, पानी का जो घोला निकलता है ना, मांड बोलते हैं इसको, मांड भी बोलता है। तो वो क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो शुगर वाले पेशेंट है वो मांड फेंक कर भात खाए, तो स्टार्च चला जाता है उसमें, जो कि सबसे हाई शुगर है, पॉलीसेकेराइड्स है ना, पॉलीसेकेराइड्स शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। उसका जो रस है, अगर हम उसको रस के उसको मांड को किसी सब्जी में लगा देते हैं, तो उसका रस भी मोटा हो जाता है, घना हो जाता है ना,
थिकनेस बढ़ जाता है उसका, बढ़ता है ना। आलू को अगर हम पूरा निचोड़ ले, माने उसको पीस ले, सब्जी बनाते समय आलू को अगर हम उसको वही उसी के अंदर में पीस ले, तो उसका जैसे आलू का दाल, आपने खाया होगा, आलू का दाल बनाते हैं जो अंडे के साथ बनाते हैं, आलू का दाल कितना मोटा होता है, तो वो मांड होता है। जो जिस चीज से मांड निकलता है वो पॉलीसेकेराइड से, मांड आलू से निकलता है। जब सब्जियों में हम टमाटो डालते हैं तो उसका भी रस क्या होता है, मोटा हो जाता है, तो उसमें भी मांड निकलता है। मक्की में मांड निकलता है, बाजरे में भी मांड निकलता है। तो ये मांड जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मांड। तो जब हम भात खाते हैं, चावल जब मुंह में चला जाता है, तो हमारा सलाइवा स्टार्च को पचाता है, ये स्टार्च मांड निकलता है वहां पूरा। देखिएगा आप भात जब चबाएंगे, रोटी जब चबाएंगे, चबाते रहे चबाते चबाते, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं 32 बार चबाओ, तो 32 बार चबाने से क्या होता है, उसका स्टार्च डाइजेस्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन जो ऊपरी सतह रहता है, जिससे स्टार्च ऊपरी सतह रहता है, वो ये मुंह में ही डाइजेस्ट होता है। तो सलेवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो मांड यहाँ बनता है हमारा, यहाँ पे पूरा देखिएगा आप चबाते 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 पूरा जो रस है, जो पूरा रस जो है वो पूरा मोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मांड। तो ज्यादातर ये राइस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट, हम देखेंगे कितना खाना चाहिए, इसका डोजेस क्या है, ठीक है। डोजेस, हमें हर दिन कितना कार्ब्स खाना चाहिए, एज पर आरडीए। आरडीए, आरडीए क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि मैंने इसका लिखा नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने, रिकमेंडेड, दिखा दे रहे हैं, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड डाइटरी, ETRY, डाइटरी अलाउंस, LLO, कैपिटल लेटर ALLO, अलाउंस, अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA। ये इंडिया में एक संस्था है जो हर डाइट का अंश बताता है, कितना खाना चाहिए, किस पर्सन को कितने एज में, बच्चों को कितना खाना चाहिए, ये चीजें बच्चों को कितना खाना चाहिए, बूढ़ों को कितना खाना चाहिए, कौन सी चीजें कितना खाना चाहिए, ये रिकमेंड करता है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डाइट का रिकमेंडेशन करने वाला संस्था RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। देखिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA का पूरा फॉर्म, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें हर दिन 45% से लेकर, हमारे जो भोजन है उसमें से 45% से 65% खाना चाहिए। हमारे जो भोजन का अंश है, हम जितना खाना खाते हैं हर दिन में, उसमें 45% से 65% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। 45 to 65% क्या खाना चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए बोलते हैं इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा हमें चाहिए, क्योंकि हमें हर दिन भर काम करना पड़ता है। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने का जरूरत है। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपको फिर सलाइन पानी चढ़ाना पड़ेगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आप काम नहीं कर सकेंगे, फिर आपको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। सो 45% से 35%, जो 100 में से 60%, लगभग 55-60% आपको कार्ब्स लेना है हर दिन। सोर्सेस क्या है, भात चावल रोटी, यही तो है, आलू। 2000 कैलोरी अ डे एक आदमी को, एक काम करने वाले, अब 8 घंटा तो हर कोई काम करता ही है, तो एक काम करने वाले नॉर्मल आदमी को कम से कम दिन में 2000 कैलोरी चाहिए, ठीक है। 2000 कैलोरी उसको खाना है। कैलोरी क्या है, कैलोरी है कार्बोहाइड्रेट का वो एनर्जी सोर्स, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी होता है कैलोरी। एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काउंटेड है, काउंटिंग जो काउंटिंग होता है वो कैलोरी में होता है। तो 2000 कैलोरी हमें हर दिन चाहिए। उसमें से 900 से लेकर 1300 कैलोरी जो है, यानी कि 45 to 65% वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। बाकी चीजें कहां से आनी चाहिए, फैट से, प्रोटीन से, हर जगह से आनी चाहिए। लेकिन
900 से 2000 में से 900 से लेकर 1300 तक, यानी 45 से 65% हुआ ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, हमारे भात या आलू या रोटी से आनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.5 कैलोरी होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर हम 1 ग्राम भात खाते हैं तो उसमें से 4.5 कैलोरी ही मिलेगा। तो हमें 2000 ग्राम 2000 कैलोरी चाहिए, तो कितना, सॉरी 900 कैलोरी चाहिए भात में से, तो कितना खाना पड़ेगा? अप्रोक्स 225 से 325 ग्राम कार्ब्स रोज खाने चाहिए। कम से कम भी 130 ग्राम भात तो खानी चाहिए रोज, 2 टाइम खाए चाहे 3 टाइम खाए चाहे 4 टाइम खाए। 130 ग्राम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आरडीए का रिक्वायरमेंट है। आरडीए बोलता है एक इंसान को, एक एडल्ट इंसान को कम से कम मिनिमम 130 ग्राम चावल खानी चाहिए रोज। 130 ग्राम ये मिनिमम है, ठीक है, नहीं तो आप फिर दुबले पतले हो जाएंगे, आपका बॉडी सिकुड़ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो अप्रोक्स 225 से 325 ग्राम हमको कार्ब्स खाने चाहिए, यानी कि 900 से लेकर 1300 तक कैलोरी हमको रोज चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखें तो 6 टू 10 ग्राम पर केजी, इसका मतलब आपका वजन कितना है उसके हिसाब से 6 से लेकर 10 ग्राम तक आपको लेना है। मान लीजिए आपका 70 ग्राम, 70 केजी का है वजन, 70 केजी वजन है, तो आपको 420 ग्राम से लेकर 600 ग्राम कार्ब्स खाने हैं। 600 ग्राम से ऊपर फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोगों को 600 ग्राम खाना चाहिए, ठीक है। तब 600 ग्राम माने 2 टाइम 300 ग्राम, 300 ग्राम खाना है 2 टाइम, चाहे वो 2 टाइम खाए या फिर 4 टाइम खाए, आपको 250 ग्राम के हिसाब से खाना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं मिनिमम 130 ग्राम तो आपको खाना ही खाना है, ये याद रखिएगा। मिनिमम हमको कितना खाना है? 130 ग्राम। 200 ग्राम से 225 से 325 ग्राम, अब ये 1 टाइम में खाए या 2 टाइम में खाए या 3 टाइम में खाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर में हमको इतना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अगर हम नहीं लेंगे तो बॉडी का जो फैट डिपॉजिट होगा ना, वो बॉडी से यूज होगा, तो इसलिए दुबले पतले हो जाते हैं, इतना कार्बोहाइड्रेट नहीं। अगर इससे ज्यादा ले लें तो फिर फैट हो जाता है, फिर मोटा हो जाने लगता है। इसलिए भात ज्यादा खाने से भी मोटा, सिर्फ तेल खाने से मोटा नहीं होता, सिर्फ चर्बी खाने से मोटा नहीं होता, भात ज्यादा खाने से भी आदमी मोटा होता है। इसीलिए वेजिटेरियन लोग मोटा क्यों होता है? क्योंकि वो भात ज्यादा खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो सारी चीजें क्या कन्वर्ट हुआ फैट में, क्योंकि एनर्जी तो खाया, कैलोरी तो खाया, बट उसको यूज नहीं किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम लोग, ये है लास्ट पार्ट, फाइबर, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। सो फाइबर, अभी हम फाइबर जाए। फाइबर इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में ही फाइबर होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। फाइबर, इट इज नॉट बी डाइजेस्ट इन द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, भूसी कभी डाइजेस्ट नहीं होता। भूसी जो कार्बोहाइड्रेट का एक अंश है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर हमारे लिए नहीं है, फाइबर हमारे इसके लिए है, हमें उसकी जरूरत किस लिए है? हमारे बॉडी को चलाने के लिए। किससे? इट हेल्प्स इन क्लींजिंग आवर एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया था शुरू में, हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक का जो पाइप है, टोटल पाइप है, उसमें फुट पाइप भी आता है, हमारे आंते भी आते हैं, हमारे पेट भी आता है। ये जो पाइप है पूरा करीब करीब 33 फीट का होता है। 6 फीट का आदमी होगा तो उसको 6 गुना यानी 36 फीट का होगा, यहाँ से मुंह से जो लेकर मल द्वार तक। ठीक है, 5.5 फुट का आदमी होगा तो उसके पास 33 फीट का होगा, 6 गुना होता है वो आदमी की हाइट के हिसाब से। ये जो एलिमेंट्री कैनल है इसको साफ करता है फाइबर। इसको क्या करता है? साफ, झाड़ू। फाइबर झाड़ू है। अगर जितना अच्छा फाइबर खाएंगे उतना आपका एलिमेंट्री कैनल साफ रहेगा। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कंस्टिपेशन, इसीलिए कंस्टिपेशन नहीं हो पाता। अगर हमारे भोजन में फाइबर का अमाउंट अच्छा रहेगा ना, तो वो जो भोजन पचने के बाद जो ढेला बन जाता है ना, ढेला, वो सख्त ढेला बनने नहीं देता, क्योंकि फाइबर है। अगर आप ज्यादा भूसी लगा के आटा गूंदोगे ना, वो ढेला नहीं बनता, वो घुरघुरा ऐसे ही, मैंने ऐसे क्या बनता है, वो छूट जाता है, वो अच्छा सख्त ढेला नहीं बन पाता। मैदे का ढेला सख्त ढेला बनता है, आटे का ढेला उतना सख्त नहीं बनता, टाइट नहीं बनता, तो क्योंकि उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर जो है उसको सख्त होने नहीं देता।
तो स्टूल अगर सख्त नहीं होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी कि सख्त टॉयलेट नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन माने क्या? टाइट स्टूल, जो टॉयलेट जो है सख्त हो जाता है, हार्ड टॉयलेट। और वो हार्ड टॉयलेट क्या करेगा? आंतों को नुकसान करेगा, जिससे क्या होता है? हेमोराइड्स, यानी कि पाइल्स। ठीक है। तो फाइबर का इंटेक कम होने की वजह से ही पाइल्स होता है। जब हम भोजन में फाइबर नहीं खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, तेल वाले खाना ज्यादा खाते हैं, पैकेट वाले खाना ज्यादा खाते हैं, फाइबर नहीं होता उसमें, है ना? तो फाइबर का इंटेक हमारे शरीर में कम बनने लगता है, कम होने लगता है, तो वो जो डाइजेस्टेबल आइटम होता है वो सही सख्त होने लगता है। वो सख्त चीजें हमारे एनस में जाकर, एनस को या रेक्टम के एरिया में जाकर वो टाइट होने लगता है, क्योंकि उससे पानी सब चूस लेता है हमारी बड़ी आंत। उसके बाद वो और ज्यादा टाइट हो जाता है। वो टाइट होने की वजह से वो जब निकलने के जो द्वार होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके अंदर के जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है। जब डैमेज हो जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है, तो इसी को तो पाइल्स बोलते हैं। वो नसें बाहर निकलते हैं, जो कोई बोलता है कि उसका मीट का कह रहे मांस का अंश बाहर निकले, नहीं, वो ब्लड वेजल्स होता है, क्योंकि उस आंतों के भीतर की परत में ना पूरा ब्लड वेजल्स होता है, एकदम असंख्य मात्रा में ब्लड वेजल्स होते हैं, वो उसी को डैमेज करता है। कोई भी हार्ड चीजें आप हाथ में रगड़ लीजिए, हाथ के स्किन को डैमेज करेगा। कोई भी हार्ड चीजें आप चेहरे पे रगड़ लीजिए, डैमेज करता ही करता है, खून निकलेगा। सेम चीज हमारे हाथों के अंदर में होता है। हाथों के पाइप में, हाथों की नली के अंदर में पूरा ब्लड, आपने हाथों को देखा होगा ना, एनिमल्स के हाथों को साफ करते हुए जब आपने देखा होगा, कितना मुलायम रहता है, अंदर का परत कितना मुलायम रहता है। जब उसमें कोई हार्ड चीजें घुसेगा, दौड़ेगा, तो उसको डैमेज तो करेगा ही करेगा। तो ये किस लिए होता है? फाइबर की कमी से। फाइबर अगर खाते हैं तो वो नरम होता है, क्योंकि फाइबर तो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो तो यहां से शुरू होगा, आंतों तक नीचे से निकल जाएगा, वो स्टूल के साथ निकल जाएगा। तो लेकिन इसको क्या करने नहीं दिया? हार्ड होने नहीं दिया, उसको स्टूल को हार्ड होने नहीं दिया और उसको नरम रखा। ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स, ये याद रखिएगा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड फाइबर। इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले, हेमोरेट्स वाले पेशेंट को हम लोग फाइबर इंटेक करने के लिए ज्यादा देते हैं। उसको सलाद बड़ी खानी चाहिए, फ्रूट्स बड़ी खानी चाहिए, उसमें फाइबर होता है। सब्जियां बड़ी खानी चाहिए, उसमें फाइबर होता है। नहीं तो फाइबर का सप्लीमेंट्स है हमारे पास, फ्रूट फाइबर। इसीलिए फूड फाइबर देते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन वालों को, हेमोरेट्स वालों को। हेल्प इन शुगर कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में भी ये अच्छा हेल्प करेगा फाइबर। अगर हम किसी भी व्यक्ति को वेट मैनेजमेंट, उसका वेट लॉस करना है, तो उसको फ्रूट फाइबर सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा फाइबर है। शुगर वाले पेशेंट को भी हम लोग फाइबर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर जो है ना, फाइबर ही कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना आपको। अगर आपने फाइबर खा लिया भोजन में, शुगर वाले पेशेंट, तो वो क्या करता है, एक तो ढेला बनने नहीं देगा। अगर ढेला बनने नहीं देगा तो उसमें उसमें क्या होगा? शुगर भी कम रहेगा, उसको मुलायम रख देगा, नरम रख देगा स्टूल को। तो फाइबर क्या करेगा? ड्रॉपलेट्स की तरह छोड़ेगा, कि तुम इतना ही शुगर लो अभी। वो धीरे धीरे छोड़ेगा, धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कराएगा शुगर को, फाइबर। इसीलिए अगर शुगर वाले पेशेंट ज्यादा सलाद खाएंगे, भोजन से पहले अगर वो सलाद खा लेता है ना, तो उसको शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शुगर वाले पेशेंट को सलाद बहुत ज्यादा खाना चाहिए, हर भोजन मील के पहले उसको सलाद खाना है। एक प्लेट सलाद खाना है, उसके बाद ही भोजन करना है। ऐसा करेगा शुगर वाले पेशेंट, तो उसका शुगर डाइट से भी नॉर्मल हो जाता है, डाइट से भी कंट्रोल होता है। फाइबर कंट्रोल करेगा। फाइबर थोड़ा थोड़ा करके शुगर को एब्जॉर्ब कराएगा। तो इसीलिए शुगर वाले पेशेंट को दो ही चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। एक, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, जिससे शुगर बनता है। दूसरी चीज, उसको डाइट में ज्यादा फाइबर खाना है और ज्यादा प्रोटीन खाना है। प्रोटीन डाइट, और शुगर वाले पेशेंट को प्रोटीन और फाइबर का डाइट ही खाना चाहिए सबसे ज्यादा। कार्ब्स उसको कम खाने चाहिए, तेल उसको कम खाना चाहिए। तो फाइबर हेल्प्स करता है शुगर कंट्रोल में और वेट मैनेजमेंट में। सोर्सेस क्या है इसका? फाइबर का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सलाद, सीड्स एंड नट्स, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में, ब्राउन राइस में फुल ऑफ फाइबर होता है। तो फाइबर वाला अगर राइस खा रहा है, तो क्या फाइबर भी गया, राइस भी गया, तो वो फाइबर क्या करेगा? शुगर को कंट्रोल करेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले, हेमोरेट्स वाले भी ब्राउन शुगर खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए। सीड्स एंड नट्स, सीड्स एंड नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स,
फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सीड्स, उसमें भी बहुत सारा फाइबर होता है, क्योंकि उसका सीड्स जो है ना, जैसे दाल, दाल को देखिएगा, दाल के अंदर में क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर में एक लेयर रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है, इसलिए दाल को पूरा गलाना पड़ता है, पकाते समय पूरा गलाना पड़ता है। ऊपर में एक प्रोटेक्टर रहता है उसका, प्रोटेक्टर, जो अंदर के अंश को बाहर डैमेज नहीं होने देता, बाहर आने नहीं देता। एक प्रोटेक्टर लेयर रहता है, ठीक है ना, एक छिलका टाइप का रहेगा, इसलिए तो दाल पकने में बहुत टाइम लगता है। तो वही छिलका जो टाइप का रहता है वही फाइबर रहता है, वही फाइबर है। तो सीड्स में भी यही होता है, दाल तो सीड्स ही है। चने में, चने में बहुत फाइबर है, इसलिए रोज चने खाओ। आयुर्वेद बोलता है, नेचुरोपैथी बोलता है कि रोज कम से कम हमें 25 से 30 ग्राम चना खाना चाहिए रोज, भुने हुए चने। चने में सबसे ज्यादा फाइबर भी है, सबसे ज्यादा प्रोटीन भी है, वेजिटेरियन में अच्छा फाइबर भी मिलेगा, अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। तो शुगर वाले पेशेंट को चने खाने चाहिए, भिगो के खाइए, अंकुरित खाइए, भूज के खाइए, सत्तू खाइए, चने का दाल खाइए, चने का आटा बनाकर रोटी खाइए। तो चना खाना है। वो नट्स में आए, सीड्स में आए। सो नट्स में क्या आता है, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जैसे आप देखिएगा, काजू, काजू का एग्जांपल ले लेते हैं। काजू में एक लेयर होता है बाहर में, है। लेयर क्या होता है, वो फैट का लेयर होता है, एकदम चिकना चिकना रहता है ना, तो वो फैट का लेयर है, उसमें गुड फैट होता है। तो वो फैट से लेयर, और उसके अंदर में घुसेंगे तो उसमें अंदर में फाइबर मिलेगा। फिर उसके अंदर में घुसेंगे तब जाके उसमें सफेद पार्ट आता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप काजू ले लीजिएगा आज में, देखिए उसको तोड़िएगा, उसको कुटिएगा पीस के, देखिएगा अलग अलग, अंदर बाहर में तो चिपचिपा रहता है उसका चिकनापन, वो तो तेल हो गया, तो इसलिए काजू में तेल ज्यादा रहता है वो, लेकिन वो गुड फैट होता है, फैटी एसिड बनता है उससे, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है काजू में। अखरोट में भी रहेगा, फ्लैक्सीड में भी रहेगा। इसलिए ये नट्स जो है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए महंगा है, लोग खा नहीं सकते, बहुत महंगा है। और 1,000 रुपये किलो में बेचता है, 800 रुपये किलो है, लेकिन है बहुत बढ़िया चीज। 2-3 दाना तो रोज खाना चाहिए, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो सीड्स और नट्स में फाइबर भी है, और ये शुगर के पेशेंट को वालों को रोज खाना चाहिए। डेली इंटेक कितना बताता है, देखिए 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें रोज खाना चाहिए। अगर ये इंटेक हम नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कॉन्स्टिपेशन होने का, पॉसिबिलिटी है शुगर कंट्रोल ना होने का, पॉसिबिलिटी है वेट गेन होने का, पॉसिबिलिटी है हेमोराइड्स होने का। ठीक है, तो 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें रोज खाना चाहिए। फाइबर दो तरह का होता है, इसको समझ लीजिएगा, इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बाद में जाके समझ में आया ये, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या होता है, इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, और ये क्यों जरूरी है हमारे पेट के लिए। दोनों ही तरह के फाइबर हमें जरूरी है, सोल्यूबल भी है, इनसोल्यूबल भी है। सोल्यूबल फाइबर माने घुला हुआ फाइबर, जो फाइबर पानी के साथ घुला हुआ है वो सोल्यूबल फाइबर है। जो फाइबर पानी में नहीं घुला है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। पानी में घुला हुआ फाइबर को सोल्यूबल फाइबर, यानी कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में क्या है, पानी है, तो फ्रूट्स में जो फाइबर है वो सोल्यूबल फाइबर है। सलाद खाते हैं उसमें फाइबर है, सब्जियां खाते हैं उसमें फाइबर है, सब्जियों में पानी होता है तो सोल्यूबल फाइबर है। लेकिन जब हम सीड्स और नट्स खाते हैं, जैसे चना खा लिया, चना में पानी है, नहीं है। काजू खा लिया, बादाम खा लिया, उसमें पानी है, नहीं है। नट्स खा लिया, आलमंड्स खा लिया, काजू नट्स खा लिया, क्या है, अखरोट खा लिया, फ्लैक्सीड खा लिया, उसमें पानी है, नहीं है। दाल खा लिया, उसमें पानी है, नहीं है। चने का दाल खा लिया, नहीं है। तो उसमें जिसमें पानी नहीं है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो झाड़ू का काम करेगा। जो सोल्यूबल फाइबर है वो कॉन्स्टिपेट नहीं, बल्कि वो अलग से काम करेगा, वो हमारे गट हेल्थ में जो बैक्टीरिया रहता है, हेल्दी बैक्टीरिया, मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, शायद मैंने पहले दिन बताया था, हमारे शरीर में आंतों में बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस बोल के एक बैक्टीरिया आता है, और भी एक बैक्टीरिया आता है, उसका नाम मुझे थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा। तो ये बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया को भी तो भोजन चाहिए ना, इसको भी तो जिंदा रखना है, इसका भी तो संख्या बढ़ाना है। तो ये बैक्टीरिया को फीडिंग करेगा, इसका भोजन है सोल्यूबल फाइबर, जो हम
फलों और सब्जियों से लेते हैं। फलों और सब्जियों से जो हम फाइबर लेते हैं ये सॉल्युबल फाइबर होता है, क्योंकि ये पानी में घुला हुआ रहता है, उसके अंदर में पानी रहता है। तो ये खाएगा कौन? ये हम नहीं खा रहे हैं। हम खा रहे हैं हमारे लिए नहीं है, वो हम जो हम बैक्टीरिया पाल के रखे हैं ना आंतों के अंदर में, वो उनको भी जिंदा रखना है, उनको भी ग्रो करना है, तो उनको भोजन देना है, वो है सोल्यूबल फाइबर। ठीक है। तो उनको भी जिंदा रखना है, उनको जिंदा रखने के लिए हमें ये चीजें खानी है। और वो जिंदा रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एक्सक्रीशन अच्छा होगा। ये बॉडी का अंदर का आंतों का जो फंक्शन है ना, वो बेहतर रहेगा अगर वो बैक्टीरिया जिंदा रहे तो। अगर वो बैक्टीरिया घटने लगेगा तो आंतों में इन्फ्लामेशन होगा, आंतों में सूजन आएगी, आंतों में इरोशन होगा, आंतों की बीमारी आएगी बैक्टीरिया कमी होने से। तो बैक्टीरिया को जिंदा रखना है। गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी तो बैड बैक्टीरिया होगा, वो बैड बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक है। तो उसको भी जिंदा रखना है, तो उसके लिए सॉल्युबल फाइबर खाना है। तो रोज 25 से 35 ग्राम हमें खाना है। तो रोज फ्रूट खाना है, रोज सलाद खाना है। भोजन से पहले खाना है तो अच्छा रहेगा। भोजन के बाद कभी भी फ्रूट्स और सलाद नहीं खाया जाता, ये रॉन्ग हैबिट है। सीड्स और नट्स ये सारी चीजें हमें खाली पेट में खानी चाहिए, एम्प्टी स्टोमक। तो सोल्यूबल फाइबर क्या है, इनसोल्यूबल फाइबर, ये समझ में आ गया। सोल्यूबल फाइबर जो पानी में घुला हुआ फाइबर है, इनसोल्यूबल फाइबर जो पानी में नहीं घुला हुआ फाइबर है। जो सीड्स एंड नट्स से जो फाइबर मिलते हैं, जो चने से फाइबर आता है, वो इनसोल्यूबल फाइबर है, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता, वो ड्राई रहता है, वो झाड़ू का काम करेगा, सफाई का काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, झाड़ू। अंदर की आंतों की जो लेयर जमा रहता है उसको झाड़ू करने का, झाड़ू लगाएगा, क्योंकि ये हार्ड होता है, इसमें पानी नहीं है तो ये हार्ड हुआ है। तो हार्ड चीज क्या होता है? रफ है। रफ चीजें क्या करेगी? झाड़ू करेगी। झाड़ू करेगी ना। जैसे कढ़ाई को अगर हम साफ करना है तो एक रफ वाला स्क्रबर लाके उसको साफ करते हैं ना। तो उसी तरह से ये रफ चीज है। फाइबर क्या है? रफ चीजें हैं। लेकिन सॉल्युबल फाइबर जो है वो उतना रफ नहीं होता, ये फीड करेगा, क्योंकि ये जिंदा होता है तो फीड करेगा ये जिंदा प्राणियों को, जिसको हम बोलते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक। सॉल्युबल फाइबर को प्रीबायोटिक भी बोलते हैं। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक जिंदा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे हाथों में, हेल्दी बैक्टीरिया, उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रीबायोटिक जो उसको भोजन करते हैं, यानी कि सॉल्युबल फाइबर, वो प्रीबायोटिक। सो ये इस तरह से इसको समझना है। सो आज का टास्क है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज देयर इन फ्रूट? फ्रूट्स में कौन से शुगर होते हैं? फ्रक्टोज। हाउ मच कैलोरी डज ए पर्सन नीड इन डे? कितना कैलोरी चाहिए? 2000 कैलोरी चाहिए एक आदमी को, जो जिसका 900 से लेकर 1300% 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट से लेना है। व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्क शुगर? मिल्क में जो शुगर होते हैं, जो मीठापन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज। व्हिच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय फाइबर? फाइबर से कौन से बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है? कंस्टिपेशन एंड हेमोराइड्स। ये है आज का सेशन। तो क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा नहीं, उसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही एंड करेंगे, समय भी हो गया 8 बजकर, आज कुछ ज्यादा ही समय चला गया क्योंकि डिटेल्स में था। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, कल 4:03 में मिलेंगे सभी कोई। ओके, हैव ए नाइस डे। हाँ, स्टॉप।